नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में 1 लाख करोड़ का बजट पेश। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़। महिलाओं, व्यापारियों, झुग्गियों और महिला सुरक्षा पर खास फोकस। सीएम बोली, पूर्व की आप सरकार ने शीश महल बनाया, हम गरीबों के घर बनाएंगे। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। दिल्ली में नवरात्र और ईद के बहाने नया विवाद। बीजेपी विधायकों की नवरात्र पर मीट की दुकानें बंद रखने की मांग। ईद पर मीट नहीं, सिर्फ सेवइयां खाने की सलाह। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का सौगाते मोदी अभियान। 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर दी जाएगी सौगाते मोदी किट। बीजेपी के पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में करेंगे संपर्क। लोकसभा में फाइनेंस बिल पास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैरिफ रिजीम में सुधार के लिए उठाए गए कदमों को किया हाईलाइट। इनकम टैक्स बिल में बदलावों का किया बचाव। बाजार ऊपरी स्तर से फिसला। निफ्टी सेंसेक्स लगातार 7वें दिन बढ़त पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली। आईटी शेयर्स में दिखी खरीदारी। मेटल, रियलिटी, तेल गैस शेयर्स पर दबाव। खत्म हो सकता है एनएसई के आईपीओ का इंतजार। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे बोले, एनएसई के आईपीओ प्रस्ताव पर करेंगे विचार। 2 अप्रैल से ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से पहले भारत की बड़ी तैयारी। सूत्रों के मुताबिक यूएस इंपोर्ट पर 30% तक घट सकती है इंपोर्ट ड्यूटी। इंडो यूएस बायलैटरल ट्रेड पर कल से शुरू होगी आधिकारिक चर्चा। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली के बजट की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। दिल्ली के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों की झलक भी इस बजट में देखने को मिली है। तो दिल्ली के बजट में कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं, ये जानते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, इंतजार किया जा रहा था सरकार के पहले बजट का, क्या कुछ बड़ी बातें इस बजट में दिखाई दे रही हैं? जी, इस सरकार का ये पहला बजट है और जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बीजेपी का जो दिल्ली के लिए संकल्प पत्र था उसकी बहुत हद तक झलक इस बजट में देखने को मिल रही है। जो वायदे किए गए थे उसे पूरा करने की कोशिश की गई है। पिछला जो बजट आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया था वो 76,000 करोड़ का था। ये बजट 1 लाख करोड़ का है, लगभग 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। और अगर मैं थीम्स की बात करूँ, 3 बड़े थीम दिख रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, दूसरा यमुना की सफाई और जो दिल्ली राजधानी में जो वाटर कनेक्शन है उसको बढ़ाना, और तीसरा जो अगर हम देख सकें तो स्वास्थ्य। ये 3 बड़े थीम देखने को मिल रहे हैं। महिला समृद्धि योजना के तहत 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़। राजधानी में 50,000 CCTV कैमरा लगाए जाएंगे जिससे महिला जो सुरक्षा है उसमें मदद मिलेगी। अगर हेल्थ की बात करें तो जो आयुष्मान भारत योजना है उसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए का टॉपअप बीमा के तहत दिल्ली सरकार देगी। यमुना की सफाई पे खास ध्यान दिया गया है। 500 करोड़ तो यमुना की सफाई के लिए, लेकिन उसके अलावा 9,000 करोड़ के लगभग जो पूरा आवंटन है वो दिल्ली में जो जल आपूर्ति है उसको लेकर किया गया है। अभी गर्मियां आने वाली हैं तो वाटर टैंकर्स की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती है, तो इस बार दिल्ली में पानी के टैंकरों की मॉनिटरिंग होगी GPS सिस्टम के तहत। उसके लिए भी 150 करोड़ दिए गए हैं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लगभग 500 करोड़ का इसमें आवंटन दिया गया है। इसके अलावा कुछ और बड़े घोषणा किए गए हैं, जैसे कि जो दिल्ली में सड़क निर्माण है या पुल निर्माण है उसके लिए लगभग 3800 करोड़ है। पहली बार दिल्ली में घोषणा की गई है कि वो एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करेंगे और साथ ही दिल्ली राजधानी अपने लिए एक औद्योगिक और वेयर हाउसिंग पॉलिसी भी लाएगी। एक और जो खास बात है, करीब 100 अटल कैंटीन खोले जाएंगे जहां काफ़ी रीजनेबल रेट्स पे चीज़ें मिलेंगी। इसके लिए भी करीब 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया। तो कोशिश की गई है जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से उसे पूरा करने की और थोड़ा लोक लुभावन बनाने की भी इससे कोशिश की गई है। तो बजट पेश करने के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले की आप सरकार ने अपना शीश महल बनवाया, लेकिन अब दिल्ली की सरकार गरीबों के लिए घर बनवाएगी। आपकी पढ़ी लिखी सरकार अपनी बुद्धि का उपयोग षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में लगाती थी। षड्यंत्रकारी योजनाएं, पढ़ी लिखी सरकार। और हम
दिल्ली की समस्याओं के निराकरण में अपनी समझ का उपयोग करने वाले हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बजट को हवाई बजट बताया है। उसको अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए तो ये हवाई बजट है। इस 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आधार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास 1 लाख करोड़ का राजस्व कहीं से नहीं आने वाला है। और इसी वजह से जो कल हम सवाल उठा रहे थे कि आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे सदन पटल पर क्यों नहीं रखा गया, इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि उसमें जो तथ्य हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, उसमें जो विश्लेषण है, आज इस हवाई बजट की सारी हवा निकाल देता। इसलिए निराधार बजट इन्होंने सदन पटल पर प्रस्तुत कर दिया है। अगली खबर भी राजधानी दिल्ली से है, जहां नवरात्र और ईद के बहाने एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी के कई विधायक मांग कर रहे हैं कि नवरात्र पर दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रखी जाएं, क्योंकि नवरात्र आस्था का मामला है। इसके साथ ही ये भी मांग हो रही है कि ईद पर सिर्फ सेवैयां खाई जाएं, मीट नहीं। बीजेपी विधायकों ने डीएम को अपने इलाकों में नवरात्र के 9 दिन दुकानें बंद करने को लेकर चिट्ठी भी लिखी है। दिल्ली के गोंडा विधानसभा से बीजेपी विधायक अजय महावर ने ये कहा है कि नवरात्र में मीट बैन होना चाहिए, ना सिर्फ काटना बल्कि पकाना और बनाना भी बैन होना चाहिए। महावर का दावा है कि मीट की महक भर से ही व्रत टूट जाता है। मैंने खुले में मांस काटना, पकाना और बेचना 9 दिन के लिए इस पर प्रतिबंध की मांग की है। आप क्लोज डोर में बेचें, कांच के दरवाजे के पीछे बेचें, आप हाइजीनिक पैक करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि जो व्रतधारी हैं, जो हिंदू सनातन आस्थाधारी हैं, जो व्रत रखते हैं, वो जब भारी संख्या में जाते हैं, आते हैं और सामने खुला रूप से मांस कट रहा है, बिक रहा है, तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और स्मेल मात्र से भी उनका व्रत टूटता है। साथ ही आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद ने भी नवरात्र पर नॉनवेज बंद करने का समर्थन किया है। त्योहारों में जिस तरह से हिंदू मंदिरों के आसपास मीट की बिक्री, ये भी बड़ी चिंतनीय बात है। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, वर्ष प्रतिपदा के तुरंत बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। उन नवरात्रों के दौरान भी दिल्ली में और अन्य ऐसे स्थानों पर मीट पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। तो मीट बैन करने की मांग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने किस तरह से बीजेपी पर तंज कसा है, आइए आपको दिखाते हैं। 1 महीना बीत गया उनको अरविंद केजरीवाल को गाली देने से, क्या खाना है, क्या पहनना है, कब सोना है, उस सब से फुर्सत मिले तो वो दिल्ली वालों के लिए कुछ काम करें। बिहार और बंगाल में चुनाव आने वाले हैं, इसे लेकर सभी पार्टियां मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। इसी क्रम में बीजेपी ईद के मौके पर सौगाते मोदी नाम से एक अभियान शुरू करने जा रही है। सौगाते मोदी अभियान में बीजेपी का टारगेट गरीब मुस्लिम वोटर्स है। बीजेपी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क करेंगे और गरीब मुसलमानों को ईदी किट भी देंगे। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात ए मोदी, ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगात ए मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। वहीं इस पूरे मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सिर्फ चुनाव के समय ही बीजेपी को मुसलमान की याद क्यों आती है। राजा महाराजा है क्या, सौगात दे रहे हैं? ये क्या राजतंत्र बना दिया है? लोकतंत्र है। अभी बड़ी अच्छी एक किताब आई है रितिका खेड़ा की, खैरात नहीं हक। प्रधानमंत्री जी पढ़ें। ये जो मुफ्त फलाना जगह अपना फोटो चिपका देते हैं, बस डेथ सर्टिफिकेट बचा हुआ है जहां फोटो नहीं चिपकाते हैं, शायद उससे अभी तक दूरी बना के रखी। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, सब करके देख लो। बिहार में तेजस्वी ने लंबी लकीर खींच दी, उस लकीर के आसपास आने में वक्त लगेगा।
प्रधानमंत्री जी के मन में अगर मुसलमान को सौगात देने की बात आई है तो मुसलमान को सौगात सुरक्षा की दें, मुसलमान को सौगात शिक्षा की दें, मुसलमान को सौगात सम्मान की दें, मुसलमान को सौगात रोज़गार की दें। ये सौगात है मुसलमान के लिए। मुसलमान भिखारी नहीं है कि आप उसे भीख में चंद किट बांट करके उसे संतुष्ट कर देंगे। अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मुस्लिम आरक्षण, सियासी टेंशन, 7:57 पर जरूर देखिए। आपको एक अपडेट दे दें, आज लोकसभा से फाइनेंस बिल पास हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि इसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने टैरिफ रिजीम में सुधार के लिए उठाए गए कदमों को हाईलाइट किया, साथ ही नए इनकम टैक्स बिल में बदलावों का बचाव भी किया। The WhatsApp group of key persons include many professionals also, unfortunately. So we had to contemplate on how to be lawfully on the side of law to say that these are evidences which are incriminating in themselves. Therefore, it has been brought in. I can also give one more, which is evidences have been found with the help of Google Map History. So in the case of Google Map History, sir, found on the phone was used to determine the frequented locations of individuals who enabled location history. This enabled detection of hideouts where cash and unaccounted transactions are kept, and that also came of help. So there is a need for us to change or add the digital elements into the act itself. दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कैश कांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट मिल रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की कमेटी दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर कैश कांड की जांच में जुट गई है। आज उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास का दौरा किया। इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। होली के दिन जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी थी। आग बुझाने के लिए यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहां पर काफी कैश भी मिला था। उसके बाद से ये सारा मामला गरमा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर 3 सदस्यों की एक कमेटी बना दी। जस्टिस यशवंत वर्मा को सभी न्यायिक कार्यों से मुक्त कर दिया और इतना ही नहीं, उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी कर दिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बनाई थी वो आज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर पहुंची। यहाँ पर कमेटी 40 से 45 मिनट तक रुकी। उन्होंने यहाँ पर जांच की, देखा कि कहाँ पर आग लगी थी, कितना कैश मिला था, ये सारी बातें उन्होंने अपनी यहाँ पर दर्ज की है और उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सीजीआई को देगी। सीजीआई उसके बाद उस कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा को रिटायर होने या रिजाइन करने के सलाह दे सकते हैं। अगर वो रिटायर नहीं होते या रिजाइन नहीं करते तो उसके बाद सीजीआई उस सिफारिशों को सरकार के पास भेज सकते हैं और उनमें हटाने की मांग रख सकते हैं। तो ये सब कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कमेटी किस तरह की अपनी रिपोर्ट देती है। कमेटी यहाँ 40 से 45 मिनट रुकी थी और अब हम इंतजार रहेगा कि कमेटी कब अपनी रिपोर्ट देती है और उस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। कभी टूटी सीट तो कभी व्हीलचेयर ना मिलना। हवाई यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की शिकायतें हर दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA एयरलाइंस को सेवाओं को लेकर ज्यादा जवाबदेह बनाने की तैयारी कर रहा है। इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं किस तरह की तैयारी DGCA की तरफ से की जा रही है, खासतौर पर एयरलाइंस की जवाबदेही तय करने को लेकर। जी, पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई सारे मामले आए हैं, चाहे वो देर से व्हीलचेयर मिलने की वजह से एक महिला के मेडिकल इमरजेंसी की खबर हो, या फिर एक केंद्रीय मंत्री को फॉल्टी सीट की खबर हो, या फिर जो बैगेज लॉस्ट है। इस तरह के कई मामले हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पैसेंजर्स को कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए ये तो साफ है, लेकिन उस सुविधाओं की क्वालिटी क्या होनी चाहिए इस पर बहुत कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो अब सिविल एविएशन रेगुलेटर DGCA एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहा है। जो पैसेंजर सर्विसेज दिए जा रहे हैं उनकी सर्विस क्वालिटी क्या होगी, इसके ऊपर अब बातचीत
चीज़ शुरू हो रही है। अगले सप्ताह एक बैठक होगी व्हील चेयर के ऊपर, उसमें तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको बुलाया जाएगा और ठीक इसके बाद हर सप्ताह एक बैठक एक मुद्दे पे होगी और इन जो तमाम एयरलाइंस की तरफ से जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर एक सर्विस स्टैंडर्ड तय किए जाएंगे जिनका पालन तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको करना पड़ेगा। हालांकि ये शुरुआत है, इसमें काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन एक शुरुआत की गई है सर्विस स्टैंडर्ड को बढ़ाने की। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अभी हाल में ही एक और फैसला लिया गया था कि जो आपको टिकट दिया जाता है उसके साथ ही जो पैसेंजर्स के राइट हैं वो भी उनका लिंक भी शेयर किया जाएगा। तो कोशिशें की जा रही हैं कि पैसेंजर्स की सर्विस क्वालिटी में सुधार हो और उनकी जानकारी उन्हें सही समय पर मिल सके। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। जल्द ही ईएसआईसी लाभार्थी आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। लेबर मिनिस्टर मनसुख मांडविया के मुताबिक अगले 1 साल में देश के सभी जिलों को ईएसआईसी के तहत नोटिफाई करने का लक्ष्य तय किया गया है। खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, ये देश के करीब 14.5 करोड़ ईएसआईसी बेनिफिशियरी यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लाभार्थियों के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि अब जल्द ही वो आयुष्मान भारत के तहत जितने भी देश में इम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं वो अपना इलाज करा पाएंगे। सरकार इस योजना पर काम कर रही है और जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने कहा है कि जल्द ही इसको पूरे देश में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। अभी करीब देश में 90 ऐसे जिले हैं जहां पर ईएसआईसी की फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, लिहाजा सरकार इस योजना पर भी तेजी से काम कर रही है और सरकार का कहना है कि 1 साल के भीतर देश के सभी राज्यों के जिलों में ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स सरकार बनाएगी और साथ ही साथ जितनी भी फैसिलिटीज हैं उसको लेकर नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो अभी ये बड़ी बात है कि जो आयुष्मान भारत के तहत इम्पैनल हॉस्पिटल्स हैं उसको पूरे ईएसआईसी से की फैसिलिटी से जोड़ने की योजना है और हो सकता है कि ये फैसिलिटी सरकार मई से पहले यानी कि लेबर डे से पहले इसको लागू कर दे। तो ये एक काफी अच्छी खबर है। ईएसआईसी के तहत काफी फैसिलिटीज मिलती हैं जो भी राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको, और जो अभी उत्तर प्रदेश में हाल में सरकार ने 15 और जिलों को नोटिफाई किया है ईएसआईसी के जरिए। तो अब उत्तर प्रदेश में टोटल जो कवरेज है 75 में से 74 जिलों में ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और देश भर में अगले 1 साल के भीतर सभी राज्यों में सभी जिलों को ईएसआईसी के तहत नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें जो ईएसआईसी के तहत मिलने वाले सभी बेनिफिट्स हैं वो मिलने लगेंगे। शुक्रिया आलोक इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। भारत की ईवी बाजार में टेस्ला की एंट्री, BYD का 5 मिनट में गाड़ी फुल चार्ज करने का दावा और इस साल लॉन्च होने वाले मॉडल्स की कतार। ईवी कार का गर्म होता बाजार, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा होगी। शाम 5:57 पर जरूर देखिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर गुजरात से, जहां सरकार ने प्रॉपर्टी के सर्कल रेट में कई गुना इजाफा किया है और इसे 1 अप्रैल से लागू करने की भी तैयारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर ये लागू हो जाता है तो गुजरात में प्रॉपर्टी कितनी महंगी होगी और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर इसका कितना असर होगा। इसी पर ही देखिए केतन जोशी की एक खास रिपोर्ट। गुजरात में कई साल से जंत्री दर यानी सर्किल रेट बढ़ा नहीं था और सरकार ने अचानक 200% से 2000% तक का इजाफा कर दिया है, जो 1 अप्रैल से लागू भी होने वाला है। इससे घर या अन्य कमर्शियल प्रॉपर्टी 40% तक महंगी हो जाएगी। इसका असर नए प्रोजेक्ट के साथ साथ कई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी होगा। अच्छा मूव है और मुझे तो बहुत अच्छा पोटेंशियल लग रहा है। राइट टाइम है, प्रॉपर्टी में क्लैरिटी नहीं है कस्टमर को थोड़ा ये जनरिक के हिसाब से, तो वो लोग वेट एंड वॉच कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जल्दी से इसका क्लैरिटी गवर्नमेंट दे देगी और मुझे इन फ्यूचर गुजरात का ग्रोथ बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात का सालाना रियल एस्टेट मार्केट 55,000 से 60,000 करोड़ रुपए का है। गुजरात सरकार को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से 2024-25 में 16,500 करोड़ रुपए की आय हुई है। एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। ये एक्सरसाइज के पीछे ये इंटेंशन नहीं है कि जंतरी बढ़ाए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़े, बल्कि डेवलपमेंट अच्छा होवे, प्राइसेस मार्केट के साथ रैशनलाइज हुए और कस्टमर को या एंड यूजर को कोई कॉस्ट का भारण नहीं पड़े। तो वो भी यही चाहते हैं जो हम चाहते हैं, तो एक पॉजिटिव व्यू है। गुजरात का रियल एस्टेट तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के प्रमुख 6 शहरों की तुलना में यहाँ प्रॉपर्टी रेट सस्ते हैं, लेकिन अब ये स्थिति बदल सकती है। सर्कल रेट अगर टुकड़ों में लागू होता है तो न केवल एंड यूजर को फायदा होगा
लेकिन समूचे रियल एस्टेट सेक्टर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब आपको देते हैं शेयर बाजार का पूरा अपडेट। बाजार में तेजी का दौर जारी है। निफ्टी सेंसेक्स लगातार 7वें दिन बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 33 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी में 10 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। हालांकि आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली रही तो वहीं निफ्टी बैंक ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। डिटेल्स ले लेते हैं कंचन से। तो कंचन बताएं, आज तेजी का मूड दिखाई दिया बाजार में, किन स्टॉक में रौनक थी और कहां सुस्ती दिखाई दी? तो डेफिनेटली हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन हमें हाई लेवल से बाजार में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 3.5% का इजाफा देखने को मिला है। यूबीएस की रिपोर्ट आई थी सीमेंट सेक्टर पे, उसके बाद पूरे सीमेंट सेक्टर में हमें एक एक्शन देखने को मिला था। ट्रेंड में आज करीब 3% की तेजी है। बजाज फिनसर्व में 3% और ग्रासिम इंडस्ट्री भी करीबन 2.25% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेस, डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही साथ इंडसइंड बैंक। ऑनगोइंग क्राइसिस के चलते इंडसइंड बैंक में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की भी बात करें तो ट्रंप के टैरिफ को लेके पूरा का पूरा फार्मा पैक ही आज थोड़ा सा प्रेशर में था। मिड कैप की बात करी जाए तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन में करीबन 2% का इजाफा, एस्टर डीएम 2%, पिरामल फार्मा में 3% और कालपाट्रू प्रोजेक्ट भी करीब 4% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए इस टाइम पे मिड कैप के अंदर तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करीबन 5% की कमजोरी QIPs की लॉन्च हुई है, जिसके बाद प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 5% की कमजोरी, कैस्ट्रॉल इंडिया 5% और साथ ही साथ स्वान एनर्जी भी करीबन 6% की गिरावट के साथ आज के सत्र में हमें बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। अल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश कोठारी ने मार्केट आउटलुक पर CNBC आवाज से खास बातचीत की है। इस दौरान राजेश कोठारी पिगमेंट और क्लोरीन केमिकल स्पेस में बुलिश दिखाई दिए। तो कमोडिटी केमिकल को अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पे चाइना डंपिंग का सबसे बड़ा रिस्क है। ऑलरेडी चाइना डंपिंग जोर से चालू ऑलरेडी है। गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन, काफी सारी जगह पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रहे हैं, फिर भी प्रेशर प्राइसिंग का बहुत ही बड़ा है। सो कमोडिटी केमिकल को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। स्पेशलिटी केमिकल के अंदर मल्टीपल सब सेगमेंट है और इसके अंदर जो एक सेगमेंट है जिसको कहते हैं पिगमेंट एंड कलर रिलेटेड सेगमेंट, तो दैट इज वन सेगमेंट जहां पे हम पॉजिटिव है। दूसरी सेगमेंट है फ्लोरीन केमिस्ट्री, दैट इज द सेकंड सेगमेंट जहां पे हम पॉजिटिव है। सो पिगमेंट एंड द फ्लोरीन, दिस इज द टू केमिस्ट्रीज ऑन व्हिच वी आर पॉजिटिव। बाजार में पिछले 6 दिनों से बाहर है। निफ्टी तो दौड़ ही रहा है, लेकिन साथ में मिड कैप स्मॉल कैप में तो पार्टी जैसा माहौल है। इस तेजी में कई शेयर्स ऐसे हैं जो गिरावट में जितना गिरे थे मार्च में उससे ज्यादा दौड़ चुके हैं। ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं मिताली जैन से। तो मिताली बताएं, कौन है बाजार के बाजीगर शेयर्स? लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 13,500 करोड़ के एफआईज ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। निफ्टी सेंसेक्स भी बात करें तो यहाँ पे 7% की अच्छी खासी अपमूव देखने को मिली है। और पर्टिकुलर सेक्टर्स में देखें तो डिफेंस, कैपिटल मार्केट्स और PSU बैंक्स, PSU स्टॉक्स जो है वहाँ पे अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली है। लेकिन इन सब में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो मार्च में इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ चुके हैं कि उन्होंने सारी गिरावट की भरपाई यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स के लिए कर दी है। उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस की हम बात करते हैं। निफ्टी 50 की अगर हम देखें तो वहाँ पे 6% का रिटर्न देखने को मिला है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी आपसे 9 से 10% तक की अच्छे अपसाइड मूव्स देखने को मिले। और सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो वीकली आप देखेंगे कैपिटल मार्केट्स ने 15% का रिटर्न दिया, डिफेंस स्टॉक्स के सेक्टर ने 14%, न्यू एज जो कंपनीज हैं वहाँ पे 12.3% का रिटर्न आता हुआ नजर आया। रियलिटी, PSU बैंक्स, ये सारे सेक्टर्स में हमें 9 से 10% से ज़्यादा ही रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं उन बाजार के बाजीगर की जिन्होंने मार्च के मोमेंटम में ही हमें सारी की सारी गिरावट की भरपाई कर दी है। देखिए TD पावर मार्च में इसने जो रिटर्न दिया है वो है 36% का और जो गिरावट थी वो 26% की थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ सारे ही स्टॉक्स ऐसे हैं, कोल्टे पाटिल, अवंती फीड्स, HAL, केफिन टेक, जिनकी गिरावट से ज़्यादा यहाँ पे आपको मार्च के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लिस्ट में और भी स्टॉक्स शामिल है जैसे कि राइट्स, मजगांव डॉक, JSW एनर्जी, पूना वाला फिनकॉर्प और REC। यहाँ पे देखेंगे तो मार्च में 20% से ज़्यादा ये अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देते हुए नजर आए हैं। तो मार्केट ऐसे ही चलता रहा तो इन्वेस्टर्स अपना खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस था वो वापस लौटाते हुए भी नजर आएंगे। शुक्रिया मिताली इस पूरे अपडेट के लिए। सेबी चीफ के बयान के बाद NSE IPO को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। पिछले 8 साल से लटके इस IPO का रास्ता साफ हो सकता है। IPO की पूरी कहानी बता रही हैं मेरी सहयोगी मिताली जैन।
जी, एनएससी का आईपीओ काफी टाइम से सुर्खियों में चल रहा है, लेकिन फाइनली सेबी चीफ ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कल की एक मीटिंग में उन्होंने कहा है कि वो एनएससी के आईपीओ को फिर से रिव्यू करेंगे और अपने गवर्नेंस इश्यूज जो भी चल रहे हैं यहाँ पे इस पर फिर से एक मुहर लगाएंगे। एनएससी पहले भी आईपीओ की सुर्खियों में रहा है। 2016 में जब इसने एप्लीकेशन फाइल करी थी तब से लेकर अब तक ये कुछ ना कुछ हर्डल्स का यहाँ पे सामना करता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त में ही इसने अपना एनओसी भी यहाँ पे सबमिट किया है और एनएससी का जो आईपीओ है इसका सबसे बड़ा कंसर्न कोलोकेशन वाला केस था, जिसके कारण सेबी ने इसको अभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। एनएससी की अगर हम बात करें तो दुनिया का नंबर 1 डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिहाज से, और मार्केट कैप से हम देखें तो ग्लोबली ये 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो मार्केट कैप है लिस्टेड कंपनीज का वो $5.7 ट्रिलियन तक है। और अगर एनएससी का आईपीओ लॉन्च होता है तो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वैल्यूएशन 4 से 5 लाख करोड़ तक देखने को मिल सकती है। ग्लोबली अब हम बात करते हैं तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस है, डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, उसके बाद एनएससी का नंबर आता है तो इंडिया को ये टॉप 5 में रैंक करता हुआ चल रहा है। और पी की भी बात करेंगे तो काफ़ी स्टेबल अच्छा पी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया में टोटल 4 स्टॉक एक्सचेंजेस लिस्ट है, जिसमें से बीएसई, एमसीएक्स, आईईएक्स शामिल है। और वहाँ पे भी आप देखेंगे तो सबसे लोएस्ट वैल्यूएशंस पे आपको एनएससी यहाँ पे नजर आएगा। अब हम आगे बात करते हैं एनएससी की अनलिस्टेड शेयर में क्रेज की। तो 2021 में जहाँ इसके शेयर होल्डर्स का नंबर 2000 के आसपास था, वो 2024 में 20,500 तक पहुँच चुका है। तो अनलिस्टेड शेयर्स के सेगमेंट में इन्वेस्टर्स यहाँ पे काफ़ी क्रेज दिखाते हुए नजर आए हैं। बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होने के बावजूद के अलावा यहाँ पे जो इसका मार्केट डोमिनेंट है, मार्केट शेयर का डोमिनेंट वो भी काफ़ी ज़्यादा है। कैश सेगमेंट में देखें तो 94% मार्केट शेयर के डोमिनेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा। इक्विटी फ्यूचर्स में 99.9% का मार्केट शेयर एनएससी के पास है। और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है जैसे कि इक्विटी ऑप्शंस, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, सब में ही आपको एनएससी यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के अलावा एनएससी एक कैश मशीन भी है। जी हाँ, FY24 के नंबर्स पर अगर आप नजर डालें तो रेवेन्यू 16,000 करोड़ के आसपास है, पैट 8300 करोड़ यानी कि मार्जिन है 50% से ज़्यादा का, नेटवर्थ भी यहाँ पे 24,000 करोड़ की है। तो सबकी नज़रें अब आईपीओ के ऊपर है कि एनएससी का आईपीओ आखिर कब यहाँ पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। बाजार का फोकस इन दिनों आईटी सेक्टर पर है। इंडेक्स आज 1.5% और 2 दिन में 3% दौड़ा है। नतीजों से पहले आईटी सेक्टर पर यूबीएस ने एक रिपोर्ट निकाली है। हालांकि इस रिपोर्ट का जो फोकस है वो वैल्यूएशन पर है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, पूरी जानकारी दे रही है कंचन नौटियाल। पिछले एक करेक्शन की बात करें तो वहाँ पे हमने देखा था कि आईटी स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें देखने को मिला था। अगर 3 महीने की बात करी जाए तो आईटी शेयर्स करीब 15 से 20% तक हमें टूटते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही साथ जो कंपनी की प्राइस टू अर्निंग है वहाँ पे भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 12 से लेके 20% तक की कटौती देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ आने वाले Q4 के जो नतीजे हैं, माना ये जा रहा है कि नतीजे हमें थोड़े से कमज़ोर देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद जो ये प्रेशर है वो यहाँ पे बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी कंपनीज का कहना है कि जिस तरीके से इस टाइम पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते जो कस्टमर्स हैं वो इस टाइम पे अपनी स्पेंडिंग है वो ज़्यादा नहीं कर रहे हैं और आगे चल के भी हमें ये असर जो है वो देखने को मिल सकता है। असर हालांकि हमें मार्जिनल साइड पे देखने को मिल सकता है। अर्निंग्स की बात करी जाए तो वहाँ पे भी हमें 5 to 7% की कट का अनुमान है, ये यूबीएस का कहना है। लेकिन जो फिस्कल ईयर 25 है वो फिस्कल ईयर जो 26 है वो अच्छा हो सकता है एज कम्पेयर टू फिस्कल ईयर 26। और शॉर्टर ड्यूरेशन की बात करी जाए तो सेक्टर में जो कंपनी का पी है वो भी हमें अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें मिक्स्ड नंबर्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट कंपनीज के। इन्फोसिस की बात करी जाए तो यहाँ पे एक मार्जिनल इंक्रीज है, बट एट द सेम टाइम अगर आप टीसीएस के नंबर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। एचसीएल, टेल, टेक महिंद्रा और विप्रो के नंबर्स भी आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब एक बार वैल्यूएशन समझ लेते हैं कि इस टाइम पे जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके के हैं। अगर 5 साल का एवरेज देखा जाए तो निफ्टी आईटी 5% के डिस्काउंट पे इस टाइम पे नजर आ रहा है। इसके अलावा जो टीसीएस का है, साथ में जो इन्फोसिस है, ऑलरेडी इनमें जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा बाउंड अप ऑलरेडी हो गया है और संभावना ये जताई जा रही है कि इतनी पिटाई तो ऑलरेडी हो गई है, तो अब पिटाई की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम है। यानी कि जो खराब वक्त है वो कहीं ना कहीं हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा वक्त आईटी कंपनीज के लिए आ रहा है। इसके बाद ही यूबीएस जो है उसने अपनी बाय कॉल्स दी है सारी आईटी कंपनीज में और अलग अलग टारगेट्स के लिए कोट कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं
TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, हर जगह ही बाय की कॉल है। ये गलती से सेल हो गया है, लेकिन ये भी बाय की कॉल है और टारगेट जो है इस तरीके के आगे। और आपको बता दें, भारत के साथ ट्रेड वार्ता के लिए अमेरिकी डेलीगेशन आज से भारत के दौरे पर आ रहा है। कल से दोनों देशों के बीच औपचारिक बातचीत होगी। इस बीच रॉयटर के हवाले से खबर मिल रही है कि यूएस से इंपोर्ट पर भारत 30% तक टैक्स घटा सकता है। इस खबर पर पूरी जानकारी अब लेते हैं आलोक से। तो आलोक, बताएं, भारत और यूएस ट्रेड वार्ता में किन मुद्दों पर फोकस रहने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, उसकी डेडलाइन करीब आ रही है। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि यूएस से जो असिस्टेंट USTR ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी टीम आज भारत पहुंच रही है इंडो यूएस बायलैटरल टॉक्स को लेकर। और इस दौरान उम्मीद की जा रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ समेत कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें दोनों देशों के बीचों में जो ट्रेड बैलेंसेस हैं उसको बेहतर किस तरह से किया जाए और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जो टीम है वो 4 दिवसीय दौरे पर है, 4 दिन भारत में रुकेगी, 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यहाँ पर रुकेगी और कई सारे लेवल पे यहाँ पर चर्चा होगी जो इंडो यूएस जो बायलैटरल ट्रेड है उसको लेकर। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि भारत जो है कई मोर्चों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने को तैयार है, लेकिन भारत चाहता है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है उसमें कहीं ना कहीं भारत को राहत मिले। तो इस तरह से लिस्ट बन रही है जिसमें माना जा रहा है कि करीब 50% जो इंपोर्ट ड्यूटी है जो यहां से एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसमें कहीं ना कहीं 50% के करीब कटौती हो सकती है। ऐसी जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत कोशिश करेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी कटौती के एवज में जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वहां राहत मिले। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।